नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या किसी दूसरे देश के हथियारबंद लड़ाके भारत के एक गांव में घुसकर हमला कर सकते हैं? सुनने में यह सवाल अविश्वसनीय लगता है, लेकिन मणिपुर के भारत म्यांमार सीमा से लगे एक गांव के लोगों का दावा है कि 7 मई को म्यांमार की तरफ से आए हथियारबंद उग्रवादियों ने उनके गांव पर हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की और 22 घरों को जला दिया। अगर ये सिर्फ एक स्थानीय घटना होती तो शायद यह राष्ट्रीय बहस का विषय नहीं बनता, लेकिन जब इस कहानी को म्यांमार के गृह युद्ध, फ्री मूवमेंट रिजाइन, सीमा पार उग्रवाद, गोल्डन ट्रायंगल की ड्रग तस्करी और भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ पाया जाए तो यह केवल मणिपुर की कहानी नहीं रह जाती, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी बन जाता है। तो आज जीएस पोस्टर में हम समझेंगे क्या म्यांमार का गृह युद्ध अब भारत के दरवाजे तक भी पहुंच चुका है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर सीमा पार से हथियार बंद लोग भारत में आ सकते हैं तो क्या यह केवल मणिपुर की समस्या है या पूरे भारत की। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी आपके विचार हैं वो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। आपके विचार पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों हो सकते हैं, और अगर सही लगे तो आप अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज का टॉपिक है मणिपुर क्यों जल रहा है, म्यांमार से क्या इसका कनेक्शन है। इसी के ऊपर हमारी बातचीत जो है वो होगी। आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये म्यांमार दिख रहा है और ये बॉर्डर का एरिया आपका मणिपुर का क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कवर किया था, तांगखुल नागास हाउस नियर म्यांमार बॉर्डर इन मणिपुर टॉर्च बाय मिलिटेंट्स। और ये 2 जुलाई को जो है अपडेट हुआ था। तांगखुल नागा वर बर्न डाउन इन कोंगान थाना। ये सारी की जानकारी है जिस पर एक एक करके हम बात करेंगे। और क्या म्यांमार का गृह युद्ध भारत तक पहुंच गया, यहीं से अपने इस टॉपिक को जो है वो शुरू करेंगे। साथियों, सबसे पहले ये हम समझते हैं कि पूरा विवाद जो है वो शुरू कहां से हुआ। भारत और म्यांमार सीमा से लगे मणिपुर के चंदेल जिले के कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि 7 मई की सुबह उनके गांव पर भारी हथियारों से लैस सशस्त्र समूहों ने हमला कर दिया था। ग्रामीणों के अनुसार हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियार से अंधाधुंध फायरिंग की, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि आरपीजी का इस्तेमाल किया और कई घरों में आग भी लगा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हमले में 22 घर जलकर राख हो गए, जबकि कई परिवारों को अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागना पड़ा। सबसे गंभीर आरोप यह था कि हमलावर म्यांमार की तरफ से भारत में आए थे। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि इन दावे की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सरकारी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यानी हमें तथ्यों और आरोपों के बीच अंतर को समझकर जो है इस मुद्दे पर आगे बढ़ना होगा। अगर हम मान लें कि सीमा पार से हथियारबंद समूह भारत में प्रवेश करने में सफल हुए हैं तो यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहेगा, यह सीधे सीधे 3 बड़े सवालों को खड़ा करता है। सबसे पहला सवाल, क्या भारत म्यांमार की सीमा पर्याप्त सुरक्षित है? दूसरा सवाल, क्या म्यांमार का गृह युद्ध अब भारत के उत्तर पूर्व को प्रभावित करने लगा है? और तीसरा सवाल, क्या सीमा पार सक्रिय उग्रवादी संगठन, ड्रग तस्कर, हथियार नेटवर्क अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हैं? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें लगभग 4 वर्ष पीछे जाना होगा। साल 2021 पर हमें बात करना होगा। साथियों, साल 2021 की अगर हम बात कर रहे हैं तो म्यांमार में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति, सुरक्षा और सीमाओं के समीकरण को बदल दिया था। और यहीं से पूरी की पूरी कहानी जो है वो शुरू होती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जब हमने कहा कि हम 2021 में हम चलेंगे तो 1 फरवरी की सुबह से हम आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, 1 फरवरी की सुबह म्यांमार की सेना, जिसे हम टटमा डाओ कहते हैं, उसने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। निर्वाचित नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी और देश की सत्ता सेना के हाथ में चली गई थी। इसके बाद पूरे म्यांमार में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन धीरे धीरे सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। लोकतांत्रिक समर्थक समूहों ने हथियार उठा लिए। कई जातीय सशस्त्र संगठन जो पहले दशकों से सक्रिय थे, उन्होंने भी सेना के खिलाफ अपने आप को एकजुट कर लिया। धीरे धीरे पूरा म्यांमार एक सिविल वॉर की स्थिति में यानी कि गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच गया। आज म्यांमार के कई सीमावर्ती इलाकों में सेना का नियंत्रण पहले जैसा नहीं रहा। कई क्षेत्र पर अलग अलग विद्रोही संगठनों का जो है वह प्रभाव देखने को मिल रहा है, और यहीं से भारत की चिंता शुरू हो जाती है।
क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जो घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, दूर दराज के इलाकों से होकर गुजरते। इस सीमा का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बाड़बंद भी नहीं, और यही कारण है कि वर्षों से सीमा के दोनों ओर रहने वाले समुदायों का आपस में आना जाना बना रहता है। लेकिन जब पड़ोसी देश में गृह युद्ध छिड़ जाए, हजारों हथियार खुले में हो और अलग अलग सशस्त्र समूह सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय हो, तो वह खुली सीमा एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन जाती है। और यहीं से एक शब्द चर्चा में आता है, वो है फ्री मूवमेंट रिजाइन, यानी कि एफएमआर। आखिर ये व्यवस्था क्या थी और इसे क्यों बनाया गया था, इसे भी हम समझते हैं। 7 मई का हमला जो है वो है, इसके अलावा ग्रामीणों का दावा है कि म्यांमार से आए हथियारबंद लोगों ने हमला किया। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है साथियों, ये इरावदी नदी है, म्यांमार है, और नेपिडा, यांगून, मांडले, और ये भारत की सीमा आपको देखने को मिल रही है। लगभग 1650 के आसपास अगर हम बात करें, 1650 की जो है वो पूरी की पूरी सीमा है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ और मिलिट्री कॉप को जो है वो हटाया गया। तो इस प्रकार से जो है वो हम घटना देख रहे हैं। म्यांमार में गृह युद्ध की नौबत आई और फ्री मूवमेंट व्यवस्था, एफएमआर वाली कंडीशन जो है, ये हमने कहा कि चर्चा में है। तो हमें समझना है कि एफएमआर यानी कि फ्री मूवमेंट रिजाइम है क्या, और हमने कहा कि फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है, ये व्यवस्था क्या थी, इसे क्यों बनाया गया था, और भारत सरकार अब इसे खत्म करने की बात क्यों कर रही है। इस सभी बातों को हमें समझना है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजाइम है क्या। फ्री मूवमेंट रिजाइम जिसे सुविधा के लिए बनाया गया था, और ये अब सुरक्षा के लिए चुनौती बनता जा रहा है। साथियों, अगर भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो फिर कोई सीमा पार कैसे कर सकता है। इसका जवाब जो है वह फ्री मूवमेंट रिजाइम यानी कि एफएमआर में छुपा हुआ है। दरअसल भारत और म्यांमार की सीमा कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसे दो बिल्कुल अलग अलग समाजों को जो है वो बांट दिया जाए। इस सीमा के दोनों ओर दशकों से नहीं बल्कि सदियों से एक ही जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। कुकी, चीन, नागा, मिजो जैसे कई समुदायों का परिवार आज भी सीमा के दोनों ओर बसा हुआ है। कई लोगों के रिश्तेदार म्यांमार में हैं, तो कई की भारत में। उनके लिए सीमा केवल नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं है। इसी सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए भारत और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजाइम लागू किया। अब जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं, तो आपको नेपाल याद आ रहा होगा। साथियों, भारत और नेपाल के बीच में भी फ्री मूवमेंट रिजाइम ही है, यानी कि लोग यहां से वहां, वहां से यहां आ सकते हैं। जब हम बात करते हैं मधेश प्रांत की, जब हम कहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक बहुत सारी समानता देखने को मिलती है। तो ऐसे ही भारत और म्यांमार की जो सीमा है, जहां फ्री मूवमेंट रिजाइम है, यहां लोगों के बीच में सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के रिश्ते देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर के रहने वाले पात्र सीमा निवासी निर्धारित दूरी तक बिना वीजा के जो है वो आ जा सकते हैं, जिसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि पारिवारिक रिश्ते बने रहें, स्थानीय व्यापार चलता रहे और पारंपरिक सामाजिक संबंधों पर कोई असर ना पड़े। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब म्यांमार में 2021 का गृह युद्ध भड़क उठा। सीमा उस पार से हथियारबंद समूहों की गतिविधियां बढ़ी, हजारों लोग विस्थापित हुए। सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह चिंता बढ़ने लगी, कहीं इसी व्यवस्था का दुरुपयोग कर उग्रवादी, हथियार तस्कर और ड्रग नेटवर्क भारत में प्रवेश ना करने लगे। और यही वजह है कि भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजाइम को समाप्त करने के लिए पूरी भारत म्यांमार सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बाड़ लगाने का निर्णय लिया। यानी जो व्यवस्था कभी लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी, वही बदलते सुरक्षा हालात में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन एक और सवाल अभी भी बाकी है, आखिर म्यांमार में ऐसे कौन से हथियारबंद संगठन सक्रिय हैं जो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। उन्हें समझे बिना इस कहानी को समझना अधूरा है। तो साथियों, हमें यह भी समझना है कि इन्हीं विद्रोही संगठनों ने जो है वो पूरी तस्वीर को जो यहाँ का बदल दिया। और आखिर म्यांमार की ये हथियारबंद संगठनों के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन कौन है, क्योंकि अभी तक जो हमने चर्चा किया है वो म्यांमार के गृह युद्ध को समझा है, हमने फ्री मूवमेंट रिजाइम की भूमिका देखी है। लेकिन अब अगला सवाल जो है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके कारण पूरा सीमावर्ती इलाका इतना संवेदनशील बन गया है। तो दरअसल साथियों, ये म्यांमार दुनिया के उन देशों में से एक है जहां दशकों से जातीय सशस्त्र संघर्ष जो है वो चलता आ रहा है। 2021 में यह सशस्त्र संघर्ष शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसकी जड़ें आजादी के बाद के दौर तक जाती है। म्यांमार में अनेक एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्रिय है। इनमें से कई संगठन अपने अपने क्षेत्रों में अधिक स्वायत्ता, राजनीतिक अधिकार, अलग प्रशासन की मांग करते हैं। 2021 में सेना के तख्ता पलट के बाद इनमें से कई संगठन सैन्य शासन के खिलाफ अधिक सक्रिय हो गए, और इसके साथ एक नया मोर्चा जो है वो सामने हमें देखने को मिला, जिस मोर्चा का नाम है पीडीएफ यानी कि पीपुल्स डिफेंस फोर्स।
साथ ही ये समूह सैन्य शासन का विरोध करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में गठित हुए। कई जगहों पर जातीय सशस्त्र संगठन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने लगे। अब भारत के लिए चिंता की बात यह हो गई कि म्यांमार में गृह युद्ध हो रहा है, ये भारत की चिंता नहीं थी, बल्कि भारत म्यांमार सीमा के पास सक्रिय हुए कुछ सशस्त्र समूहों की मौजूदगी, सीमा के कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और लगातार जारी संघर्ष, इन तीनों का मेल भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती पैदा करने लगा। और यही कारण है कि सीमा पार निगरानी, खुफिया जानकारी और सुरक्षा अभियानों का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया। साथियों, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हर सीमा पार रहने वाला व्यक्ति उग्रवादी नहीं होता है, हर शरणार्थी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होता है, लेकिन किसी भी संघर्षग्रस्त क्षेत्र में हथियारों की उपलब्धता, कमजोर सीमा प्रबंधन और संगठित तस्करी नेटवर्क सुरक्षा जोखिम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। और यहीं से कहानी पहुंचती है उस इलाके तक जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सुरक्षा विशेषज्ञ सतर्क हो जाते हैं, और वह इलाका जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल, जहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड तीनों देश मिल रहे हैं। जब हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं साथियों, तो ये गोल्डन ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षों तक दुनिया के अफीम और हेरोइन की सप्लाई होती रही, जहां ड्रग्स का पैसा हथियार खरीदता है और हथियार संघर्ष को लंबा खींचता है। आखिर गोल्डन ट्रायंगल भारत के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है, इसे भी हमें समझना जरूरी है। साथियों, गोल्डन ट्रायंगल यानी कि जहां समानांतर दुनिया होती है, जहां ड्रग्स और हथियारों से इस समानांतर दुनिया की शुरुआत होती है। साथियों, अब तक हमने सीमा और गृह युद्ध की बात की, लेकिन म्यांमार का एक और चेहरा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस क्षेत्र के ऊपर नजर रखती है, और वो चेहरा है वो गोल्डन ट्रायंगल का। साथियों, ये वो इलाका है जहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाएं मिलती हैं। कभी यह दुनिया के अफीम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। आज भले ही अफीम का महत्व कुछ कम हुआ है, लेकिन इसकी जगह ले ली गई है सिंथेटिक ड्रग्स ने। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार आज गोल्डन ट्रायंगल दुनिया के मेथामफेटामाइन यानी कि क्रिस्टल मेथ या याबा के सबसे बड़े उत्पादन केंद्रों में एक गिना जाता है, जहां के जंगलों के भीतर छिपी अवैध लैब्स में ड्रग्स तैयार होते हैं और फिर इन्हें अलग अलग देशों में तस्करी के जरिए पहुंचाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ड्रग्स का मणिपुर से क्या संबंध है। साथियों, भारत म्यांमार सीमा, विशेषकर मणिपुर और मिजोरम, इस तस्करी के लिए महत्वपूर्ण मार्गों के रूप में चुना जाता है। भारत केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं है, भारत जो है उपभोक्ता बाजार के अलावा कई मामलों में ट्रांजिट रूट बन जाता है, और इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों से सीमा पर करोड़ों रुपए के ड्रग्स और बड़ी मात्रा में हथियारों को जब्त किया गया। यानी सीमा पर होने वाली हर गतिविधि केवल स्थानीय समस्या नहीं है, इसके पीछे अक्सर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क काम करता है, जिसे ड्रग तस्कर का नेटवर्क, हथियारों के सौदागर का नेटवर्क, संगठित अपराध सिंडिकेट जो है इसमें शामिल है। और यही कारण है कि मणिपुर का संकट केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी विषय है। जब किसी सीमा पर गृह युद्ध, उग्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी तीनों एक साथ मौजूद हो, तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत अपनी सीमा को सुरक्षित कैसे रखे। और यहीं से हमें अगले भाग में जो है वो समझना होगा कि म्यांमार में कौन और किससे लड़ रहा है। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले है टाटमाडाओ यानी म्यांमार की सरकारी सेना, जो पूरे देश पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। और उसके सामने है पीडीएफ यानी कि पीपल्स डिफेंस फोर्स, जिसका गठन 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद लोकतंत्र के समर्थकों ने किया। लेकिन लड़ाई सिर्फ सेना और पीडीएफ की नहीं है। भारत की सीमा से लगे चीन स्टेट में चीन नेशनल फ्रंट यानी कि सीएनएफ और चीन लैंड डिफेंस फोर्स यानी कि सीडीएफ जैसे कई चीन संगठन सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस इलाके के आसपास कुकी नेशनल आर्मी भी सक्रिय है, जिसके कुछ नेटवर्क भारत म्यांमार सीमा के कुकी बहुल क्षेत्रों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। और यही वजह है कि म्यांमार में होने वाली हर बड़ी घटना का असर भारत के मणिपुर और मिजोरम तक जो है पहुंच जाता है। जब वहां लड़ाई तेज होती है तो हजारों लोग अपनी जान बचाकर भारत आने लगते हैं, और इसी दौरान कुछ हथियारों की तस्करी, कुछ उग्रवादी संगठनों की सीमा पार आवाजाही का खतरा भी बढ़ जाता है। और यही कारण है कि म्यांमार का गृह युद्ध ये अब सिर्फ म्यांमार की समस्या नहीं रह जाती, वह भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती। साथियों, अब जरा तस्वीर को अगर और भी साथ में देखें तो पूरी तस्वीर को जब आप जोड़ के देखेंगे तो एक तरफ आपको म्यांमार में गृह युद्ध दिखेगा, दूसरी तरफ भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी दुर्गम सीमा दिखेगी, और तीसरी तरफ सीमा के दोनों ओर रहने वाले ऐसे समुदाय दिखेंगे जिनके रिश्ते किसी सरकारी समझौते से नहीं बल्कि सदियों से इतिहास के माध्यम से जुड़े हैं। और यही वजह है कि यह समस्या जितनी आसान दिखती है असल में उतनी है नहीं, और कई लोग कहते हैं कि सीमाएं सील कर दीजिए, समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है?
अगर सीमा पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो उन हजारों परिवारों का क्या होगा जिनके रिश्तेदार दूसरी तरफ रहते हैं? स्थानीय व्यापार का क्या होगा और उन लोगों का क्या होगा जो हिंसा में जान बचाकर सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं? लेकिन दूसरी ओर अगर सीमा पर निगरानी कमजोर रहे तो हथियार, ड्रग्स, तस्करी और उग्रवादी गतिविधियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। यानी भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सीमा की सुरक्षा नहीं है, बल्कि सुरक्षा और मानवीय संवेदनाएं दोनों के बीच सही संतुलन बनाना है। और इसी सोच के साथ भारत सरकार ने सीमा पर फेंसिंग बढ़ाने, निगरानी मजबूत करने और फ्री मूवमेंट डिजाइन में बदलाव जैसे कदम उठाए। लेकिन किसी भी नीति की असली सफलता केवल बाड़ लगाने से नहीं होगी। जरूरत है बेहतर खुफिया तंत्र की, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की, स्थानीय लोगों के विश्वास की और म्यांमार में स्थिरता आने की। क्योंकि जब तक पड़ोसी देश के संघर्ष जारी रहेंगे, उसकी गूंज भारत की सीमाओं तक सुनाई देती रहेगी। इसलिए मणिपुर की कोई भी घटना केवल मणिपुर की घटना नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कूटनीति, विकास, सीमा प्रबंधन, स्थानीय समुदाय और सुरक्षा एजेंसियां सभी की भूमिका होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। तो साथियों, आज हमने सिर्फ मणिपुर की घटना की चर्चा नहीं की, हमने उस पूरी श्रृंखला को समझने की कोशिश की जो एक छोटे से सीमावर्ती गांव से शुरू होकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचती है। अगर सीमा पार से हमले के दावे सच हैं, तो ये केवल एक कानून व्यवस्था की घटना नहीं, बल्कि भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती है। लेकिन अगर जांच में तस्वीर अलग निकलती है, तब भी एक बात ये नहीं बदलती कि म्यांमार का गृह युद्ध, भारत म्यांमार सीमा की संवेदनशीलता, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी तथा उत्तर पूर्व की सुरक्षा, ये सभी वास्तविक चुनौतियां हैं जिनका सामना भारत को करना पड़ रहा है। ऐसी घटनाएं हमें यह सिखाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों के बहादुरी से नहीं बनती। इसके लिए मजबूत खुफिया तंत्र, प्रभावी सीमा प्रबंधन, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, स्थानीय समुदायों का विश्वास और संतुलित नीतियों को भी उतना ज्यादा आवश्यकता है। एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी संवेदनशील घटना पर बिना पुष्टि के अफवाहें ना फैलाएं, भावनाओं के बजाय तथ्यों को महत्व दें और यह समझें कि सीमा पर रहने वाले लोगों की समस्या अक्सर हमारे शहरों से बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि जब सीमा सुरक्षित होगी तभी देश सुरक्षित होगा। जब पड़ोसी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी तो उसका असर देर सवेर हमारी सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विदेश नीति के ऊपर भी पड़ सकता है। इसलिए मणिपुर की कहानी केवल मणिपुर की नहीं है, यह भारत की सीमाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा, भविष्य की कहानी है। और अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस मुद्दे को जो है वो पहुंचाया जा सके। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पसंद किए होंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।